Good morning students. Today I will teach you SST. SST chapter 23 forms of government. जो हमारी सरकार है उसकी फॉर्म्स बतानी है, आपको दिखाएंगे आज। प्रकार बताने हैं सरकार के जो प्रकार होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। It is the government through which the will of the state is manifested and exercised by the form of government is meant the powers exercised by those in authority and the functions performed by them. A modern state has performed a large number of different functions. So the government has to work no different level. तो जो सरकार के माध्यम से राज्य की इच्छा प्रकट और क्रियान्वित की जाती है। सरकार के प्रकार से तात्पर्य हमारा सरकार द्वारा निर्धारित कार्यों के लिए उपयोग की जाने वाली शक्तियों से होता है। एक आधुनिक राज्य को बहुत से कार्य करने होते हैं, इसलिए सरकार को विभिन्न स्तरों पर कार्य भी करना होता है। द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन बी क्लासिफाइड ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स। तो सरकार के प्रकार को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अब हमारा डेमोक्रेटिक एंड ऑथराइज। तो डेमोक्रेटिक क्या हमारा लोकतंत्र और उसकी जो अथॉरिटी कितनी मिली हुई है, तो लोकतांत्रिक तथा अधिकारवादी जो सरकार होती है। On the basis of place of an individual in a state and his rights and liberties, a government can democratic or authoritarian. A democratic government is almost opposite to an authoritarian government. We can compare we two in the following points. तो जो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, राज्य में किसी व्यक्ति के स्थान, अधिकार या स्वतंत्रताओं के आधार पर सरकार को लोकतांत्रिक और अधिकारवादी में वर्गीकृत किया जा सकता है। लोकतांत्रिक सरकार अधिकांशतः अधिकारवादी सरकार के विपरीत होती है। हम इन दोनों की तुलना निम्न बिंदुओं पर कर सकते हैं। अब लोकतांत्रिक सरकार क्या करती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। The democratic government is elected by the people for a fixed term. That is, government can be changed by the people in election, while an authoritarian government holds the power by force and it cannot be changed the people. तो जो हमारी लोकतांत्रिक सरकार है, लोगों द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुनी जाती है और चुनाव में लोगों द्वारा बदली जा सकती है, जबकि अधिकारवादी सरकार बलपूर्वक सत्ता में आती है। अब लोकतांत्रिक जो सरकार है अपने सभी कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि अधिकारवादी सरकार उत्तरदायी नहीं होती है। अब लोकतांत्रिक सरकार कल्याण उन्मुख होती है और लोगों की आवश्यकताओं का ध्यान रखती है, जबकि अधिकारवादी सरकार होती है अपनी स्वयं की रुचि के अनुसार कार्य करती है। अब जो लोकतांत्रिक सरकार है हमारी, सरकार को लोगों को अपनी बात कहने, आवाज उठाने की अनुमति देती है, जबकि अधिकारवादी सरकार में सब नहीं होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंटल। यू हैव टू रीड दैट देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो देखिए हमारे जो मेन होते हैं, आपने पहले पढ़े हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यानी कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और हमारी सरकार चाहे संसदीय हो या अध्यक्ष हो, वह व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के बीच संबंध इस प्रकार निर्भर करती है कि हम दोनों इस प्रकार की सरकारों की तुलना निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कर सकते हैं। अब इन parliamentary government, the head of the government is a member of the legislature and is answerable to the legislature, but in a presidential government, the president is not a member of the legislature and is not answerable to the legislature. तो जो संसदीय सरकार में सरकार का मुख्य व्यवस्थापिका का सदस्य होता है और व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी होता है, लेकिन अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं होता है तथा वह उसके प्रति उत्तरदायी भी नहीं होता है।
तो इससे क्या होता है कि संसदीय सरकार में सरकार का जो मुख्य एक कार्यरत रह सकता है वो उसे व्यवस्थापिका पर विश्वास प्राप्त कर सके। Both the parliamentary and the presidential form of government are good and are working successfully in the different countries. India and Britain are good example of parliamentary form of government, while America and Brazil are good examples of presidential form of government. तो दोनों ही संसदीय और अध्यक्षीय प्रकार की जो सरकारें हैं अच्छी प्रकार से की सरकारें होती हैं और विभिन्न देशों में सफलतापूर्वक कार्य भी कर रही हैं। भारत और ब्रिटेन संसदीय सरकार के एक अच्छे उदाहरण हैं, जबकि अमेरिका और ब्राजील अध्यक्षीय सरकार के अच्छे उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे यूनिटरी ऑफ फेडरल तो एकात्मक और संघीय सरकार। अब एकात्मक संघीय सरकार क्या है? द यूनिटरी गवर्नमेंट फंक्शन एट वन दैट इज ऑल पावर्स आर centralized in a single union government. The powers of the union government are absolute. However, in a federal government, there are two types of authority: the federal government at the center and the provincial government. In the provincial state, a unitary government is executive when the territory under its control is small, but when the territory is large, it is better to have a federal government. We can compare the two type of government under the following point. तो एकात्मक जो सरकार है हमारी वो एक तरह का कार्य करती है जिसकी सभी शक्तियां एक संघ में केंद्रित होती है। तो एकात्मक सरकार की जो संपूर्ण शक्तियां हैं हमारी संपूर्ण या निरपेक्ष होती हैं, जबकि संघीय सरकार में दो तरह की शक्तियां होती है, संघीय सरकार और केंद्रीय सरकार। अब प्रांतीय सरकारें प्रांत राज्य में, एकात्मक सरकार प्रभावशाली होती हैं जब उसका शासित क्षेत्र छोटा हो, लेकिन यदि क्षेत्र विशाल है तो क्या होगा? लेकिन क्षेत्र यदि विशाल है तो संघात्मक सरकार होना अच्छा होता है। हम इन दोनों प्रकार की सरकारों की तुलना निम्न बिंदुओं पर कर सकते हैं। इन अ यूनिटरी गवर्नमेंट ऑल पावर्स आर वेस्टेड इन द यूनियन व्हाइल अ फेडरल गवर्नमेंट। तो एकात्मक सरकार में वे सभी शक्तियां संघीय में निहित होती हैं, जबकि संघीय सरकार में शक्तियां संघ तथा प्रांतों में बटी हुई होती हैं। तो संघीय सरकार उन सभी शक्तियों का निर्वाह करती है जो सभी प्रांतों में सामान्य होती है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं इसमें क्या, As an example is the education, local taxes, jail, agriculture, health, sanitation and etc. ये सब हमारी इसमें आती हैं। तो उदाहरण के लिए क्या क्या हमें शिक्षा, स्थानीय कर, जेल, कृषि, स्वास्थ्य, साफ सफाई आदि। नेक्स्ट होता है इन ए यूनिटरी गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन मे और मे नॉट बी रिटेन, बट इन अ फेडरल गवर्नमेंट इट इज रिटेन। ऑल लॉज मेड इन द कंट्री हैव टू बी अ कॉन्फ्रेंस और टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एकात्मक सरकार में संविधान लिखित या अलिखित हो सकता है, लेकिन संघीय सरकार में संविधान लिखित होता है तथा देश के अंदर बनाए सभी कानून संविधान संगत होते हैं। The judiciary is supreme in a federal government. It interprets the laws made by the federal and provincial government. It also settles any dispute arising between federal and provinces. तो संघीय सरकार में न्यायपालिका सर्वोपरि होती है। यह संघीय तथा प्रांतीय सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों का संरक्षण भी करती है। यह संघ और प्रांत दो प्रांतों के मध्य प्रांतों में हुए विवादों को सुलझा सकती है। हम एकात्मक सरकार ब्रिटेन तथा चीन में देख सकते हैं, जबकि संघीय सरकार अमेरिका और भारत में ही देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब डेमोक्रेटिक जो हमारी गवर्नमेंट है उसके फंक्शन बताने हैं। Since a democratic government is elected by the people, it is necessary that its functions for the well-being of the common people. तो अब क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार लोगों द्वारा चुनी गई है, यह आवश्यक है कि सामान्य लोगों के लिए कल्याणकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। कलेक्टिव sanction of the people. तो collective sanction is also called popular opinion. Collective sanction or will of the people is manifested in certain type of government. The government backed by the collective sanction of the
people is a popular government and enjoy the confidence of the people. On the contrary, a government that does not heed to the collective sanction of the people is not popular, and we can see popular movement rising against such governments. तो सामूहिक स्वीकृति लोकप्रिय विचार भी कहलाती है। सामूहिक स्वीकृति या लोगों की इच्छा कुछ निश्चित प्रकार की सरकारों में भी प्रकट होती है। वह सरकार जिसे लोगों की सामूहिक स्वीकृति प्राप्त होती है वह लोकप्रिय सरकार होती है और इसलिए लोगों का विश्वास पाती है। इसके विपरीत वह सरकार जिसे सामूहिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है वह लोकप्रिय नहीं होती है। हम देख सकते हैं कि ऐसी सरकार के विरुद्ध बहुत से प्रसिद्ध आंदोलन चलाए गए हैं। यही कारण है कि हमने म्यांमार, इराक तथा पाकिस्तान में इस प्रकार के प्रसिद्ध आंदोलन देखे हैं। चीन में इस तरह के आंदोलनों को निर्ममता से कुचल दिया गया है। Collective sanction of the majority view. It is not possible for a large population to hold similar or uniform views on all matters. Rising collective sanction of the people is formed on different basis. तो विशाल जनसंख्या के लिए संभव नहीं है कि वह सभी विचारों पर एकमत या बहुमत रहे। इसके लिए क्या होगा, लोगों की सामूहिक स्वीकृति विभिन्न आधारों जैसे सूचना, धर्म, क्षेत्र, आवश्यकता, संस्कृति आदि पर बनाई जाती है। इसलिए जब किसी विचार या योजना के पक्ष में लोगों की संख्या उसके विपक्ष में लोगों की संख्या से अधिक होती है तो हम इसे लोगों की सामूहिक स्वीकृति कह सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे यहाँ इसमें एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर द कलेक्टिव सैंक्शन। तो कलेक्टिव सैंक्शन ऑफ द पीपल इज एक्सप्रेस्ड टू द गवर्नमेंट बाय द नंबर ऑफ मीन्स। अब देखो नंबर ऑफ मीन्स में क्या आएगा, लोगों की सामूहिक स्वीकृति सरकार द्वारा अनेक माध्यमों से अभिव्यक्त की जाती है। नंबर 1 समाचार पत्र, पत्रिका, रेडियो, टेलीविजन, पुस्तक, राजनीतिक दल, सार्वजनिक प्रदर्शन आदि महत्वपूर्ण माध्यम है जो सामूहिक स्वीकृति को अभिव्यक्त करने में सहयोग प्रदान करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा नीड फॉर कलेक्टिव सेक्शन ऑफ द डिसीजन मेकिंग। Our representative government should work for the well-being of the people, so it is essential that the government work according to the collective sanction. तो प्रतिनिधि जो हमारी ये होती है सामूहिक स्वीकृति वाली बात होती है। इसमें क्या होता है, प्रतिनिधि सरकार लोगों के लिए लोक कल्याण के कार्य करती है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि सरकार सामूहिक स्वीकृति के अनुसार कार्य करे। यदि सरकार सामूहिक स्वीकृति के विपरीत कार्य करती है तो उसे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और हो सकता है कि उसे अगले चुनाव में चयनित न किया जाए। तो एक राज्य विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलकर बनता है जहां कुछ निश्चित अल्पसंख्यक भी होते हैं जिसकी संख्या सामूहिक स्वीकृति के लिए काफी नहीं होती है। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी इन द यूनियन गवर्नमेंट। तो देखिए संघीय सरकार और सहभागिता का उत्तरदायित्व। तो हमारे देश में राजनीतिक पद लोकप्रिय मत द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भरे जाते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे। उसमें क्या होता है, द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया इज बाइकैमरल, दैट इज द कंप्राइजेज ऑफ 2 हाउसेज। 2 हाउसेज में होता है जिसका नंबर 1 होता है हमारा लोकसभा और नंबर 2 होता है हमारा राज्यसभा। The member of the Lok Sabha elected directed by the people. The majority party forms the government, that is its leader is appointed by the prime minister. Sometimes no party enjoy majority in the Lok Sabha. In such a case, 2 or more parties come together to form a coalition. The leader of the coalition become the prime minister. तो लोकसभा के सदस्य लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाता है। इस दल का जो मुख्य प्रधानमंत्री चुना जाता है। कभी कभी कोई भी दल लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है। इसी के साथ नेक्स्ट शुरू होता है हमारा कि मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द पीपल इंडिरेक्टली, दैट इज दे आर इलेक्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव हु वर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ऐसी स्थिति में 2 या 2 से अधिक दल मिलकर के गठबंधन सरकार बनाते हैं। The Prime Minister forms a Council of Ministers, also called the Cabinet, from among the members of the Lok Sabha and Rajya Sabha. He can also appoint a person
as a minister who is not a member of the either of the house, but such person has to be elected to one of these houses within 6 months. तो देखिए, प्रधानमंत्री लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों में से एक कैबिनेट बनाता है जिसको कहते हैं मंत्री परिषद। मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है, वह ऐसे किसी कार्य में, वह ऐसे किसी भी कार्य को मंत्री मंत्री बना सकता है, किसी भी सदस्य को मंत्री बना सकता है जो दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य ना हो, लेकिन शर्त यह होगी कि वह व्यक्ति दोनों में से किसी भी सदन के लिए 6 माह के लिए चुना न गया हो। अब राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होते हैं। The president is the head of the state. He is also elected the people indirectly. तो राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख होते हैं। यह भी लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। यह लोगों द्वारा चयनित प्रतिनिधियों का चुना जाता है। सरकार के सभी कार्य उसके नाम से किए जाते हैं, लेकिन वह नाम मात्र का प्रमुख होता है, इसलिए उसे मंत्री परिषद, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, उसकी सलाह कार्य करने की होते हैं। अब संघीय सरकार जो है हमारी, जो संघीय सरकार है हमारी, संघीय सरकार में प्रधानमंत्री अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं क्योंकि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के साथ कार्य करने को बाध्य होता है। तो thus we see that the people participate the government directly or indirectly. The accountability of every political official in the government has been ensured in order to prevent any misuse the power. तो अब क्या होगा इसमें कि प्रत्येक सरकारी अधिकारी की सरकार में जवाबदेही सुनिश्चित की गई ताकि वे अपने अधिकार का किसी प्रकार से दुरुपयोग न कर सके। अब राष्ट्रपति राज्य का जो प्रमुख है, हमारा प्रमुख अधिकारी है, किंतु यह मंत्री परिषद की सलाह से बाध्य है। मंत्री परिषद संसद के प्रति तथा संसद लोगों के प्रति उत्तरदायी है। इस प्रकार यह क्रियाविधि लोगों की सरकार में भागीदारी व राजनीतिक अधिकारियों के लोगों के प्रति उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करती है। तो स्टूडेंट, इसी के साथ आपका चैप्टर यहीं पर स्टॉप करते हैं। यह हमारा पार्ट 1 था। नेक्स्ट पार्ट 2 हम नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। तब तक आपको अच्छे से वीडियो को वॉच करना है, अच्छे से बुक को रीड करना है। थैंक यू एवरीवन।